हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ऐसा टज़ू अपने डिवाइन थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए डार्क लॉर्ड जी ही को उसके अंदर टैप कर चुके थे और उसके बाद वो वहाँ पे अपने टैलेंट सेट के अंदर सिक्स एलम के सभी बड़े बड़े कल्टीवेटर्स को बुला लेते हैं, जिनके सामने वो वहाँ पे डार्क लॉर्ड जी ही को बहुत ही बुरी मौत देते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देते हैं। असल में ऐसा टज़ू ने वहाँ पे ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो डार्क लॉर्ड जी ही का खौफ सिक्स एलम के लोगों के दिलों में से खत्म कर सके, जिसमें ऐसा टज़ू काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। लेकिन तभी टैलेंट सेट के एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन जाग उठा था, जो कि पिछले 10 लाख सालों से सो रहा था। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, टैलेंट सेट को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। हालांकि वो विलन बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जब वो वहाँ पे ऐसा टज़ू को देखता है तो उसे ऐसा टज़ू के अंदर कुछ एबिलिटीज दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो विलन वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो वहाँ पे ऐसा टज़ू के साथ खेलने का डिसाइड करता है, जिसकी शुरुआत करते हुए वो टैलेंट सेट के अंदर एक स्पिरिट ट्रिप को भेज देता है, जो कि वहाँ पे सब कुछ तबाह करते हुए सब कुछ अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। इवन ऐसा टज़ू के पावरफुल डिसेबल्स भी वहाँ पे खुद को उसके अंदर जाने से नहीं बचा पा रहे थे। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था ऐसा टज़ू अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो वहाँ पे टाइम को फ्रीज कर देते हैं और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को भी बचा चुके थे, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, यहाँ पे सभी लोग खुद को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस स्पेस शिप के अंदर जाने वाले सिर्फ ऐसा टज़ू के डिसेबल्स ही नहीं थे, बल्कि सिक्स एलम के वो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे स्पेस शिप के अंदर जा रहे थे। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि ऐसा टज़ू ने वहाँ पे उन सभी को अंदर जाने से बचा लिया है, तो वो सभी लोग वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगे थे, हम बच गए, हम बच गए। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऐसा टज़ू की वजह से हो पाया है। अगर आज वो यहाँ पे ना होते तो अब तक हम सभी लोगों का खेल खत्म हो चुका होता। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहे थे, हाँ हाँ तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा टज़ू की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे बच पाए हैं। और उसके बाद तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे ऐसा टज़ू के नाम की जयकार करने लगे थे, जबकि हम देखते हैं कि टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स वहाँ से वापस की तरफ आगे बढ़ते हुए दोबारा से ऐसा टज़ू के पास जाने लगते हैं। और बर्निंग क्रो, जो कि वहाँ पे अपनी डीमन किंग वाली फॉर्म में था, वो भी जल्दी से वहाँ पे अपनी छोटी फॉर्म में आते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसा टज़ू के पास जाने की कोशिश करने लगा था। और काफी सारी मुसीबतों के बाद फाइनली वो जैसे वहाँ पे ऐसा टज़ू के पास पहुंचता है, तो वो जल्दी से वहाँ पे ऐसा टज़ू को हाथ करके वहाँ पे रोते हुए कहने लगा था, बॉस मुझे तो लगा था कि मैं आपको दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा, आपको नहीं पता मैं कितना ज्यादा डर गया था। जबकि लिंगू वहाँ पे स्पिरिट ड्रिफ्ट को देखकर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, न जाने ये स्पिरिट ड्रिफ्ट अचानक से यहाँ पे कैसे अपीयर हो गई, क्योंकि लेजेंड्स के मुताबिक तो इसे दोबारा से बनने में अभी भी 900 साल का समय बाकी था। वाकई में स्पेस ड्रिफ्ट को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टज़ू वहाँ पे कोल्टून में उन लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसे एक नेचुरल स्पेस ड्रिफ्ट समझ रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसे यहाँ पे किसी और ने भेजा है। ऐसा टज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और मिस निंगयू वहाँ पे जल्दी से ऐसा टज़ू से सवाल करते हुए पूछती है, ऐसा सर आपके कहने का मतलब है कि स्पेस ड्रिफ्ट को यहाँ पे कोई और कंट्रोल कर रहा था, यानी कि कोई जानबूझकर हमारे टैलेंट सेट को टारगेट करते हुए उसे तबाह करना चाहता है। लेकिन डार्क लॉर्ड ही तुम्हारा क्या, उसके अलावा भला ऐसा कौन करेगा। और सबसे अजीब बात तो यह है कि स्पेस ड्रिफ्ट आमतौर पर कॉस्मिक एनर्जी से बनते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल होती है, तो भला एक नेचुरल कॉस्मिक एनर्जी को कौन कंट्रोल कर सकता है। ये वाकई में काफी अजीब और डरावनी बात है। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उस स्पेस ड्रिफ्ट के अंदर एक बार फिर से हलचल होने लगती है, जो देखकर ऐसा टज़ू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी मिलकर जल्दी से वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए खुद को वहाँ पे बचाने की कोशिश करने लगे थे। जबकि हनफेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए बाकी सभी से कहता है, सभी लोग सावधान हो जाओ, ये स्पेस ड्रिफ्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अभी हनफेंग वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो स्पेस ड्रिफ्ट अचानक से वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन लोगों को अपने अंदर खींचने लगती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि हनफेंग और ली चैंग दोनों वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो दोनों वहाँ पे उड़ते हुए उस स्पेस ड्रिफ्ट के अंदर जाने लगे थे। जो देखकर तो ड्रैगन हेड्स वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, मास्टर प्लीज हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि हनफेंग वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभाल कर वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा था और अपने साथियों को वहाँ पे इस तरह से मुसीबत में पड़ता हुआ देखकर चाओफेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस स्पेस ड्रिफ्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए उन दोनों को ही जाकर बचा लेती है। और सिर्फ बचाती ही नहीं है, बल्कि उन दोनों को लेकर वहाँ पे जल्दी से ऐसा टज़ू के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे उस स्पेस ड्रिफ्ट की ओपन होते साथ ही ऐसा टज़ू का डिवाइन प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो चुका था। इसके चलते एक पल के लिए तो वो सभी लोग वहाँ पे सेफ हो जाते हैं। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि वो स्पेस ड्रिफ्ट हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। जो देखकर चाओफेंग भी वहाँ पे सीरियस होकर ऐसा टज़ू के पास आते हुए कहती है, एक बार अगर ये स्पेस ड्रिफ्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है तो फिर इसे रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। चाओफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे घबराकर आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर आखिर अब कहना क्या चाहती हो, क्या हमारा टैलेंट सेट इस खतरनाक तबाही से नहीं बच पाएगा। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओफेंग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन ऐसा टज़ू वहाँ पे कोल्टून में उसे जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं मेरे टैलेंट सेट को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इस स्पेस ड्रिफ्ट को खत्म करने के लिए मुझे इसके अंदर जाना होगा। और ये कहकर ऐसा टज़ू वहाँ पे अपने किसी भी डिसेबल की कोई भी बात सुने बगैर जल्दी से वहाँ पे स्पेस ड्रिफ्ट में आगे की
तरफ बढ़ जाते हैं, जो देखकर फेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, एसेस्टर ये आप क्या कर रहे हैं? आज तक जो कोई भी स्पेस रिफ्ट के अंदर गया है वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाया, तो फिर आप खुद मौत के मुंह में क्यों जा रहे हैं? लेकिन हम देखते हैं कि एसेस्टर वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि तब तक वो वहाँ पे स्पेस रिफ्ट के अंदर जा चुके थे। जो देखकर चाओ फेंग, निंगजू, मिचूचू, हाउजियान और बाकी सभी एक एक करके वहाँ पे एसेस्टर के पीछे निकल जाते हैं। लेकिन जब बेचारा फेंग और बाकी सभी लोग वहाँ पे स्पेस रिफ्ट के अंदर एसेस्टर के पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो वो स्पेस रिफ्ट अचानक से वहाँ पे बंद हो जाती है, जिसके चलते वो लोग वहाँ पे एसेस्टर के पीछे नहीं जा पाते। जो देखकर फेंग वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहने लगा था, एसेस्टर ये आपने क्या कर दिया? जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि 6 एलएम की कल्टीवेटर्स वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, एसेस्टर तो वाकई में ही महान है, उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया, यानी कि हम लोगों को बचाने के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। सलाम है ऐसे लीडर को, आज तक ऐसा महान लीडर हम लोगों ने कभी नहीं देखा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एसेस्टर और उनके डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि उस स्पेस रिफ्ट से होते हुए एक अलग ही स्पेस में पहुंच चुके थे, जो कि एक यूनिवर्सल रिफ्ट की तरह दिखाई दे रहा था। पर अजीब बात ये थी कि वो पूरी तरह से खाली था, इसलिए ये बात वहाँ पे एसेस्टर के साथ साथ उनके डिसेबल्स को भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए मिचूचू वहाँ पे परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहती है, मैंने तो सुना था पिछले 10 लाख सालों से ये स्पेस रिफ्ट बहुत सारी इमोर्टल डोमेन्स को खा चुकी है और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या वो सब कुछ बस एक अफवाह थी? और ये कहकर वो वहाँ पे उदास होकर अपना सर झुकाते हुए कहती है, अफसोस, मुझे लगा था मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रायल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। पर अभी मिस निंगयू वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि किसी डिमोनिक बीस्ट का टेंटिकल वहाँ पे पीछे से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बारे में जैसे वहाँ पे चाओ फेंग को एहसास होता है तो वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उस टेंटिकल को पकड़ लेती है, जिसे गौर से देखते हुए चाओ फेंग कहती है, ये तो किसी डिमोनिक बीस्ट की जुबान लग रही है, लेकिन वो बीस्ट खुद कहाँ पे मौजूद है? और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहती है, मुझे तो इस पूरी की पूरी जगह में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो टेंटिकल उसके हाथों से छूट जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लिपरी था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस चाओ फेंग जैसे उसे वहाँ पे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो वो टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और उल्टा दूसरी जगह से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मिस चाओ फेंग के ऊपर अटैक करने लगा था। जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये तो कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और ऊपर से ये कितना ज्यादा लचीला है, वाकई में ही ये तो एक बहुत अच्छा ट्रायल साबित हो सकता है, चलो कुछ तो मिला यहाँ पे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे उस डिमोनिक बीस्ट का बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही थी, पर वो बीस्ट कब कहाँ से और कैसे अटैक कर रहा था ये प्रिडिक्ट कर पाना अब चाओ फेंग के लिए भी वहाँ पे धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन चाओ फेंग भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी कमाल के सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को प्रिडिक्ट करते हुए उस टेंटिकल को वहाँ पे एक बार फिर से पकड़ते हुए उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतने आसानी के साथ मेरे हाथों से बच जाओगे? और ये कहकर मिस चाओ फेंग वहाँ पे उस डिमोनिक बीस्ट को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे चाओ फेंग के पास आते हुए कहती है, सीनियर सिस्टर चाओ फेंग, ये तो एक बहुत ही मामूली सा डिमोनिक बीस्ट है, आप इसके साथ फाइट करके अपना टाइम ज़ाया क्यों कर रही हैं? इसलिए आप इसे हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन अभी मिस चूचू वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वो टेंटिकल वहाँ पे खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और इसे एक टेंटिकल के अंदर से ही और भी काफी सारे टेंटिकल्स निकल कर बाहर आ जाते हैं। जो देखकर मिस चूचू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, क्या ये डिमोनिक बीस्ट अपने थूक का इस्तेमाल करते हुए अपने टेंटिकल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है? पर मैं भी देखती हूँ तुम कब तक मेरे हाथों से बच पाते हो। और ये कहकर मिस चूचू वहाँ पे एक के बाद एक उन टेंटिकल्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करने लगी थी। पर वो वहाँ पे जितने ज्यादा टेंटिकल्स को खत्म कर रही थी उनकी तादाद उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और ऊपर से दिक्कत वाली बात तो ये थी कि वो टेंटिकल्स कभी भी कहीं से भी टेलीपोर्ट होते हुए अलग अलग जगहों से हमला कर रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि मिस चूचू भी वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी डिवोरिंग सोल ट्रायर को बाहर निकाल लेती है और उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन टेंटिकल्स को वहाँ पे उसके अंदर खींचने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन वो टेंटिकल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मिस चूचू का वो ट्रायर उनके ऊपर काम ही नहीं कर पा रहा था और उल्टा वो टेंटिकल्स मिस चूचू की ट्रायर को खींच लेते हैं। जो देखकर मिस चूचू का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या इसने मेरे कैलिड्रोन को ही निकल लिया? और ये कहकर मिस चूचू जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर एक टेंटिकल को वहाँ पे पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी अभी तो मैंने उसे ठीक करवाया था, जल्दी से उसे बाहर थूको वरना मैं तुम्हारा नाम निशान मिटा दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे एक के बाद एक उस टेंटिकल के ऊपर पंचेस मारते हुए कहती है, मैंने कहा उसे थूको बाहर। जबकि ये सब कुछ देखकर लिंगू भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये डिमोनिक बीस्ट स्पेस शिप को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए ये यहाँ पे कहीं से भी हमारे ऊपर हमला कर पा रहा है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैसे एक टेंटिकल मिस चूचू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हाउजियान जल्दी से उसे वहाँ पे बचाते हुए दूर ले जाता है। जो देखकर चाओ फेंग वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ती हुए कहती है, मुझे लगता है कि इस खतरनाक डिमोनिक बीस्ट को भी मुझे यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। और ये कहकर मिस चाओ फेंग वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे टेंटिकल्स को वहाँ पे एक ही बार में पकड़ लेती है और उसे खींचकर वहाँ पे बाहर निकालते हुए कहती है, अब मैं देखती हूँ कि ये डिमोनिक बीस्ट मेरी पैरामोडल एनर्जी को कैसे डिवोर कर पाता है। और ये कहकर जैसे मिस चाओ फेंग वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसे बाहर की तरफ खींचती है तो वो डिमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे बाहर आ जाता है। और इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि वो कोई टेंटिकल्स नहीं थे, बल्कि वो तो उस डिमोनिक बीस्ट की जबान थी। मिस चाओ फेंग वापस डिमोनिक बीस्ट को लेकर सीधा वहाँ पे सटेजू के पास आते हुए कहती है, इतना सब कुछ ये डिमोनिक बीस्ट अकेला नहीं कर सकता, मुझे अभी भी शक है कि सबके पीछे किसी और का हाथ है।
जो कि अभी भी यहाँ पे हमसे छुपने की कोशिश कर रहा है। जबकि इतनी ज्यादा सीरियस सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे पीछे की तरफ अपने पेट गैलीट्रॉन के लिए रो रही थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे चाओ फेंग के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, एंसेस्टर अब आप ही बताइए, अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए कार्टून में कहते हैं, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, इस जगह पे वाकई में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे सब कुछ कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि एक डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे दोबारा से स्पेस टाइम कनेक्ट पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए सीधे मिस चूचू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ लेता है। लेकिन ये देखकर हाउसियन भी वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे मिस चूचू को बचाने के लिए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने डेमोनिक पल्स का इस्तेमाल करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट की जुबान को वहीं पे ट्रैप कर चुका था ताकि वो मिस चूचू को लेकर वहाँ से दूर ना जा सके। इस दौरान हम देखते हैं कि हाउसियन के साथ साथ मिस चाओ फेंग भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि अपने डार्क फिनिश का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ मिस चूचू को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। और आते साथ ही वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेमोनिक बीस्ट की लंबी जुबान को वहीं पे काट देती है। और जैसे मिस चूचू वहाँ पे आजाद होती है तो वो एक के बाद एक उस डेमोनिक बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए कहने लगी थी, मेरे कैलिडोन को बाहर निकालो। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ और कर पाती उससे पहले हम देखते हैं कि हाउसियन वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे वहीं पे उठा लेता है और उसे लेकर सीधे वहाँ पे चाओ फेंग वाले फिनिश के ऊपर पहुंच चुका था। जो देखकर मिस चाओ फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उन दोनों को लेकर बहुत ही तेजी के साथ उस स्पेसशिप से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो लोग वहाँ से बाहर निकल पाते उससे पहले हम देखते हैं कि तब तक वहाँ पे और भी काफी सारे डेमोनिक बीस्ट पहुंच जाते हैं, जो कि मिलकर चाओ फेंग के फिनिश के ऊपर हमला करते हुए उसके पंखों को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देते हैं। जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहती है, ओ नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक वो टेंटिकल्स वहाँ पे उन लोगों को पूरी तरह से जकड़ चुके थे, जिसके चलते उन लोगों के लिए वहाँ से आगे बढ़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मिस लिंगयू और लिंगू दोनों वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि एक और डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे उन दोनों के ऊपर भी हमला करते हुए उन दोनों को वहाँ पे जकड़ लेता है। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों भी वहाँ पे बहुत बुरी तरह से जकड़े जा चुके थे और वो डेमोनिक बीस्ट उन तीनों को लेकर वहाँ से और भी दूर जाने लगे थे। और जैसे जैसे वो डेमोनिक बीस्ट उन लोगों को लेकर वहाँ से दूर जा रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो स्पेस शिफ्ट भी वहाँ पे बंद होने लगी थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कुछ अजीब होता है। वहाँ पे उस काले अंधेरे में एक तेज गोल्डन एनर्जी चमकती है और उस एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसे देखकर वो सभी डेमोनिक बीस्ट डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। जबकि ये और किसी और का नहीं बल्कि एंसेस्टर ज़ू का था। वो वहाँ पे अपनी एक ही फिंगर का इस्तेमाल करते हुए चाओ फेंग, मिस चूचू और हाउसियन तीनों को ही वहाँ पे स्पेस शिफ्ट से बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन इस दौरान अच्छी बात ये होती है कि मिस चूचू अपने कैलिडोन को वापस पा चुकी थी और बाहर आते साथ ही वो वहाँ पे एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, इस बार तो मैंने अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखा, पर अच्छी बात यह है कि मुझे मेरा कैलिडोन वापस मिल चुका है। मुझे लगता है कि ये ट्रिप मेरे लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होने वाली है। मिस चूचू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद वो स्पेस रिफ्ट भी वहीं पे बंद हो जाती है। इसे लेकर मिस चूचू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, ये स्पेस रिफ्ट कहीं से भी कोई आम स्पेस रिफ्ट की तरह दिखाई नहीं दे रही थी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि एक स्पेस रिफ्ट के अंदर एक दूसरी स्पेस रिफ्ट कैसे बन सकती है, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू अचानक से वहाँ पे अपनी कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपनी फिंगर को हल्का सा झटका देते हैं और उनके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि वो स्पेस वहाँ पे क्रैक होने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो स्पेस वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद एंसेस्टर ज़ू अपने डिसेबल्स को जवाब देते हुए कहते हैं वो बस उस स्पेस रिफ्ट का ट्रू कोर था, जबकि असली जगह ये है और वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ बस एक इल्यूजन था। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी करो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या वो सब कुछ बस एक इल्यूजन था। खैर जैसे वो लोग वहाँ पे ट्रू जगह पे पहुंचते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे अपने सामने काफी सारी टेरिटरीज दिखाई देती हैं, जिनमें से कुछ डोमेन्स तो नए जमाने की थी, जबकि काफी सारी डोमेन्स बहुत ज्यादा पुरानी लग रही थी। जिन्हें देखकर लिंगू भी वहाँ पे कहता है, यहाँ पे तो वाकई में ही पिछले 10 लाख सालों की सारी इमोर्टल डोमेन्स मौजूद है जिन्हें उस स्पेस रिफ्ट ने निकला था। हम देखते हैं कि वाकई में उस स्पेस रिफ्ट के अंदर काफी सारी इमोर्टल डोमेन्स फ्लोट करते हुए इधर उधर घूम रही थी। जो देखकर मिस लिंगयू वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, ये नेचुरल डिजास्टर्स भी कितने ज्यादा क्रूअल होते हैं, यानी कि नेचुरल तौर पर जो तबाही आती है वो कितनी ज्यादा बेरहम होती है। पर अभी भी सवाल तो वही है कि इस नेचुरल स्पेस रिफ्ट को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा था। मिस लिंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे आगे बढ़कर उसे वहाँ पे हौसला देते हुए कहती है, मिस चूचू मरे हुए लोगों के लिए उदास मत हुई, वो लोग जा चुके हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि हम लोग यहाँ पे उस पर्सन को ढूंढे जो कि इस स्पेस रिफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। और ये कहकर मिस चूचू वहाँ पे आगे बढ़कर अलग अलग टेरिटरीज को चेक करते हुए वहाँ पे मौजूद सारे टेस्ट को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। जो देखकर लिंगू और चाओ फेंग भी वहाँ पे उस जगह को चेक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि मिस चूचू को वहाँ पे इस तरह से टेस्ट को इकट्ठा करते हुए देखकर मिस लिंगयू वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहती है, ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरने वाली। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे अचानक से किसी अजीब सी चीज का एहसास होता है, जिसे महसूस करके एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे और उनके फेस के ऊपर साफ साफ गुस्सा दिखाई देने लगा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को दोबारा से वहाँ पे ट्रायल एंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिक्सटेलम के सभी कल्टीवेटर्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, इतनी ज्यादा देर हो चुकी है, अभी तक एंसेस्टर ज़ू उस स्पेस रिफ्ट के अंदर से बाहर क्यों नहीं आ पाए। जिस पे एक दूसरा कल्टीवेटर
कल्टीवेटर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, जरूर सेंसर तजू वहाँ पे मारे गए होंगे, और वैसे भी आज तक स्पेस ड्रिफ्ट के अंदर भला कौन सर्वाइव कर पाया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पे खड़े होकर इंतजार करते हुए अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो हम लोगों को यहाँ पे अपना अपना सामान इकट्ठा करते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक दूसरा कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़कर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा तजू ने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अगर ऐसा तजू ने उस समय कोई एक्शन ना लिया होता तो अब तक हम सभी लोग न जाने कब के मारे जा चुके होते। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक और घटिया कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे दोस्त अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखो। तभी एक और कल्टीवेटर वहाँ पे लोगों से कहता है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टैलेंट सेट की रक्षा कैसे की जाए। टैलेंट सेट तरह तरह के ट्रैश से भरा हुआ है और इस मौके का फायदा उठाकर कोई भी उसे लूट सकता है, तो हम लोगों को मिलकर यहाँ पे उन सारे ट्रैश की रक्षा करनी होगी। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि उस कल्टीवेटर के फेस के ऊपर इवल स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब टैलेंट सेट के अंदर कोई भी नहीं बचा। लेकिन तभी वहाँ पे लोगों को फैंक की आवाज सुनाई देती है, जो कि दूसरी वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, किसने तुम लोगों से कहा कि हमारे टैलेंट सेट के अंदर अब कोई भी नहीं बचा। टैलेंट सेट के रक्षक अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और ये कहकर फैंक वहाँ पे अपने स्पीयर के इस्तेमाल करके उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन लोगों को वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक चुका था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंक के पीछे पीछे टैलेंट सेट के बाकी के सभी डिसेबल्स भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सिक्स एलम के सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा गए थे, क्योंकि वो लोग बेचारे वहाँ पे ये सोच रहे थे कि अब वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे टैलेंट सेट के सारे टेस्ट को लूट लेंगे। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग दोबारा से वहाँ पे एसएस तजू और उनके डिसेबल्स को देखते हैं, जहाँ पे मिचूचू को 10,000 साल पुराना प्लाक मिलता है, जिसके ऊपर वो वहाँ पे हाथ फेरते हुए कहती है, यकीन नहीं होता स्पेस ड्रिफ्ट में आने के बावजूद भी ये अभी तक भी नहीं टूटा, जिसका मतलब है कि बाहर की दुनिया में ये बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बिकेगा, यानी कि मैं एक बफे से बहुत ज्यादा अमीर हो जाने वाली हूँ। और ये कहकर तो मिचूचू खुशी के मारे वहाँ पे उछलना ही शुरू कर देती है। जबकि हम लोग वहाँ पे एसएस तजू को भी देखते हैं, जो कि अभी तक भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे, जो देखकर मिस्टिंग ही वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है, एसएस सर आप इतने ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जिस पर एसएस तजू मिस्टिंग यू को वहाँ पे कोई जवाब दे पाते। उससे पहले हम देखते हैं कि मिचूचू को अचानक से वहाँ पे किसी खतरे का एहसास होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे जंप करते हुए किसी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उसके सामने वहाँ पे कोई भी नहीं था, जो देखकर मिचूचू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, क्या ये सब बस मेरा एक वहम था या वाकई में ही कोई मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि उसकी नजर वहाँ पे अपने पीछे खड़े हुए एसएस तजू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मैं भी ये क्या सोच रही हूँ, जब तक एसएस तजू यहाँ पे मौजूद है मुझे भला किसी चीज से घबराने की क्या जरूरत है। और ये कहकर वो वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ पे एक और ट्रेयर को उठा लेती है, जो कि एक छड़ी थी और उसके ऊपर एक बहुत ही कूल तरीके का पल लगा हुआ था, जिसे देखकर तो मिचूचू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह ये हुई ना कुछ बात, इसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा कमाल की है, ये तो उस प्लाक से भी ज्यादा महंगा होगा। और ये कहकर मिचूचू उसे वहाँ पे बाहर निकालते हुए कहती है, हे बड़ी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। लेकिन मिचूचू को इतना कहना था कि हम देखते हैं कि वो टायर वहाँ पे राख में बदल जाता है, जो देखकर मिचूचू वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, अरे ये क्या हो गया, इतने ज्यादा कमाल का टायर मेरे हाथों से निकल गया। वहीं इस दौरान हम देखते हैं कि उस टायर के नीचे कोई डेड बॉडी मौजूद थी, जो कि उस टायर के निकलते साथ ही वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेती है। और जैसे वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलती है तो अचानक से हम देखते हैं कि मिचूचू के ऊपर पीछे से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है। पर मिस्टिंग यू वहाँ पे 10,000 रोजेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर अब की बातों में मिचूचू भी वहाँ पे थोड़ा सुधार हो जाती है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि अब एक के बाद एक नीचे जमीन से वहाँ पे जेंट स्पिरिचुअल हैंड्स बाहर निकलने लगे थे, जो कि सभी एक साथ ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मिचूचू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे अपनी डिमोनिक विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी जेंट हैंड्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें एक एक करके वहाँ पे खत्म करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगी थी। इस दौरान हम देखते हैं कि एक जेंट हैंड वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चाओफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चाओफेंग अपने एक ही पंच के साथ उसे वहीं पे ढेर कर देती है। और साथ ही साथ चाओफेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, ऐसे पीठ पीछे छुप करके अटैक कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। चाओफेंग कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कहीं जाने की कोशिश कर रही थी। और वो सीधा आगे बढ़कर वहाँ पे चाओफेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। उस पागल लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओफेंग उसे वहाँ पे घुमाकर पीछे की तरफ फेंक देती है, जो देखकर वो लड़की वहाँ पे अपनी दिशा मोड़ते हुए सीधा वहाँ पे एसएस तजू की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पे उनके साथ टकरा पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस टाइम कनेक्ट पोर्टल ओपन होता है और वो लड़की सीधा वहाँ पे उसके अंदर चली जाती है, जो देखकर बर्नी करो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह का अजीब सा क्रिएचर है, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा है। वहीं तब तक हम देखते हैं कि एसएस तजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे सुधार हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो लड़की कहीं से भी आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक कर सकती है। और तभी वो लड़की वहाँ पे लिंगू के नीचे से निकलकर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू जल्दी से वहाँ पे हवा में जंप करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। पर तब तक हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से वहाँ पे स्पेस टाइम कनेक्ट पोर्टल के अंदर जा चुकी
चुकी थी और लिंगू वहाँ पे कुछ सोया समय पाता। उससे पहले वो सामने से वहाँ पे लिंगू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर लिंगू तो वहाँ पे उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। इसलिए हम देखते हैं कि वो उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है। पर वो लड़की थी कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक के बाद एक अलग अलग जगहों से बाहर आते हुए लिंगू और ज़ाओ फेंग दोनों के ऊपर लगातार हमले किए जा रही थी और वो दोनों भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उस लड़की का मुकाबला करते हुए उसे वहाँ पे कड़ी टक्कर दे रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उन लोगों को वहाँ पे चकमा देते हुए एसएटजू के पीछे से बाहर आते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। पर तब तक हम देखते हैं कि ज़ाओ फेंग और लिंगू दोनों ही वहाँ पे एक डिवाइन थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को दोनों तरफ से वहाँ पे जकड़ लेते हैं। जबकि वहाँ पे टैप हो जाने के बावजूद भी वो लड़की अभी तक भी वहाँ पे चिल्लाते हुए बस इतना ही कह रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे बस घर जाना है। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ फेंग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ हमें समझ आ गया, तुम्हें घर जाना है, पहले ये तो बताओ तुम्हारा घर है कहाँ। ज़ाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगी थी। इस दौरान हम देखते हैं कि एसएटजू भी वहाँ पे पीछे पलटते हुए कोर लुक के साथ उस लड़की की तरफ देखते हैं। एसएटजू को देखकर वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, मेरा घर टियान, और इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अजीब तरह की स्पेशल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो कि वहाँ पे बिल्कुल किसी ब्लैक होल की तरह काम करते हुए सब कुछ अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। इवन हम देखते हैं कि एसएटजू के डिसेबल्स भी वहाँ पे खुद को उसके अंदर जाने से नहीं रोक पा रहे थे। इवन बने करो जो कि वहाँ पे एसएटजू की बहुत ज्यादा करीब था, वो भी वहाँ पे उड़ते हुए उसकी तरफ ही जाने लगा था, जो देखकर बने करो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज बॉस मुझे बचा लो। बने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू उसे वहाँ पे पूंछ से पकड़ लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं और चुटकी बजाते हुए वो वहाँ पे कॉल टून में कहते हैं स्टॉप। और एसएटजू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ रुक गया था और तभी देखते ही देखते एसएटजू उस लड़की के अंदर जो ब्लैक होल बना था उसे दोबारा से वहाँ पे रिफाइन करते हुए सीधे उस लड़की की बॉडी के अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ एसएटजू वहाँ पे अपनी गॉड रून एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के चारों तरफ अपनी पैटर्न सी लगा देते हैं ताकि वो लड़की वहाँ पे आपको दोबारा हरकत ना कर सके। और अजीब बात ये थी कि वो लड़की अभी तक भी वहाँ पे बस यही कह जा रही थी, मुझे अपने घर जाना है। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बने करो वहाँ पे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर इस लड़की का घर है कहाँ जहाँ पे जाने के लिए ये इतना ज्यादा मरी जा रही है। बने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू उसे वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, ये लड़की जहाँ पे जाना चाहती है वो जगह कोई और नहीं बल्कि हमारा टैलेंट सेक्ट ही है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि एसएटजू के फेस के ऊपर एक बार फिर से गुस्सा दिखाई देने लगा था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।